हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टिकुलर बॉक्स। कल कंटिन्यूएशंस में ये लेक्चर है और इसमें मैं आज चाहूँगा कि आपको थोड़ा और डिटेल डिस्क्रिप्शन दूँ और वहाँ तक ले जाऊँगा जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर दुनिया में। तो ये अप्लाइड वीडियो में कहूँगा ऐसे, ये बेसिकली अप्लाइड कंसेप्टों पर बेस है और आपको पता चलेगा कि किस किस तरीका के अप्लाइड प्रॉब्लम्स इस पर पूछी जाती हैं, उन्हें डिस्कस कर रहा हूँगा और इनोवेशन बता रहा हूँ और बार बार बताने का प्रयास करूंगा कि क्वांटम से क्लासिकल, क्लासिकल से क्वांटम में कैसे डिफरेंस आता है पार्टिकुलर बॉक्स में। तो इसमें क्या है कि पार्टिकुलर बॉक्स का जो मैंने कल लेक्चर जहाँ छोड़ा था उसी में देखें और मुझे बताएं कि यहाँ तक आप पहुँचे या नहीं पहुँचे। ये केस था, यहाँ पे x बराबर 0 था और इधर x बराबर l था, ये दो वॉल्स थी। इधर इनफाइनाइट पोटेंशियल वॉल इसे कह रहे हैं, तो इधर इंफिनिटी था और इधर भी इंफिनिटी था। यहाँ साइज 0 है फर्स्ट रीजन के अंदर और यहाँ थर्ड रीजन के अंदर वेव फंक्शन 0 है और इस रीजन के अंदर वेव फंक्शन हमने कल कैलकुलेट किया था, भी यहाँ हमारा 0 था। तो ये पार्टिकुलर बॉक्स की प्रॉब्लम कंटिन्यू रखेंगे, पहले थोड़ा सा इसे आगे बढ़ाते हैं। तो एक हमारा जो महत्वपूर्ण एक्सप्रेशन हम यहाँ पर ड्राइव कर रहे थे, आप देखें कल मैंने लेक्चर यहाँ छोड़ा था, साइन की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, साइन के एक्स में सॉल्यूशन दिया था साइन एक्स इक्वल टू सी साइन के एक्स था क्या? यस सर। सी साइन के एक्स, ये था सॉल्यूशन। कॉस वाली टर्म 0 हो गई थी और b हमारा जो आ रहा था वो सर ये d sin के x था। ये d sin के x था। यस सर। इट्स ओके, ये d sin के x था और c की वैल्यू जो थी हमारी वो 0 थी। ये कांस्टेंट है, इन्हें कैसे भी ले सकते हैं, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे हम चल रहे थे क्रम में उसी में चलते हैं। तो sin x बराबर d sin के x सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन हमारा है एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पे साथ साथ मैंने मुझे उम्मीद है मैंने डिस्कस कर दिया था पीछे के टॉपिक में, k की वैल्यू बच्चे घटती है पाई अपॉन n और n यहाँ पे क्या था, इंटीजर था और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है 1 2 3 एक्स। साथ साथ आपको ये भी बता दिया था कि k जो हमारा रहता है इसे हम वेव वेक्टर कहते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो डिस्क्रीट वैल्यू होगी, क्योंकि n की वैल्यू को जब वैल्यू देंगे 1 तो k आ जाएगा पाई अपॉन n, n की वैल्यू को 2 लेंगे तो k आ जाएगा 2 पाई अपॉन n, ऐसे वैल्यू इसकी चलती रहेगी। अब हम जानते हैं इसमें कि इस d को कैसे कैलकुलेट करें। इस d को कहते हैं हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, d का कहलाता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो हम सब जानते हैं कि जो साई स्टार साई dx है, ये अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं x1 से लेकर x2 तक, तो प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मूले से लिखेगी हमारी, इस फॉर्मूले को ऑलवेज याद भी रखें। साइन स्टार साइन जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ, और अगर dx रीजन के अंदर हम प्रायिकता चाहते हैं तो साइन स्टार साइन dx हमारा dx रीजन में प्रायिकता बताएगा। और अगर x की लिमिट हमारे पास x1 से x2 है तो ये प्रोबेबिलिटी x1 से x2 के बीच में हमें पता चलेगी। और हमें ये भी पता है यहाँ कि x1 की वैल्यू 0 है, क्योंकि इनिशियल जो पार्टिकल है वो x बराबर 0 से लेकर और x2 की वैल्यू l होगी। क्यों? पार्टिकल x बराबर 0 से x बराबर l के अंदर कहीं भी हो सकता है। तो जब आप इसको नॉर्मलाइज कर रहे होंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रायिकता है उसको हम लेंगे x बराबर 0 से लेकर x बराबर l और साई स्टार साई dx इक्वल टू 1, क्योंकि पार्टिकल x बराबर 0 से इधर नहीं है लेफ्ट में और x बराबर l से आगे नहीं है, तो हम कैसे ले सकते हैं इसको ले सकते हैं कि जो हमारा पार्टिकल है वो बॉक्स के अंदर ही है और बॉक्स की लिमिट कितनी है बच्चों, x बराबर 0 से x बराबर l तक। तो प्रोबेबिलिटी को हम क्या करें, x बराबर 0 से लेकर x बराबर l तक और बॉक्स साइन स्क्वायर dx की वैल्यू को 1 करते हैं। इसका अगर हमसे इसकी फिजिक्स पूछी जाए तो हम इसमें कह क्या रहे हैं कि इसमें हम ये कह रहे हैं कि पार्टिकल x बराबर 0 से x बराबर l के बीच में कहीं ना कहीं है, क्योंकि आपने बॉक्स में छोड़ रखा है। ये इसका फिजिकल मीनिंग है कि कुल पाए जाने की प्रायिकता पार्टिकल की वो 1 है। कहाँ? x बराबर 0 से लेकर x बराबर l के बीच। इसे हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी। तो अब नॉर्मलाइज हम इसको करें तो क्या हम इसको लिख रहे होंगे, ये हमारा बच्चों आ जाएगा मॉड d स्क्वायर। क्यों? साइन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा d का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, क्योंकि रियल इमेजिनरी कुछ भी वैल्यू रख सकता है। तो ये वैल्यू d स्क्वायर और यहाँ पे x बराबर 0 से लेकर x बराबर l और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी साइन स्क्वायर
kx dx इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या हो गई, नेट प्रायिकता हमने बंद कर दी। यहां से हम डी चाहते हैं निकालना। अब यहां से अगर साइन स्क्वायर kx dx को हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को जानते होंगे कि इसको हम लिख सकते हैं 1 minus cos 2x अपॉन 2 dx इक्वल टू 1। कहां से कहां तक, और यहां से cos d स्क्वायर तो आएगा ही आएगा इधर दिस वन, और x बराबर 0 से लेकर l। क्या किया मैंने, cos 2x का फॉर्मूला यूज कर लिया। क्या होता है 1 minus 2 sin स्क्वायर x, वो फॉर्मूला यूज किया इसमें। cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x minus 1 और 1 minus 2 sin स्क्वायर x। यस सर। ये दो फॉर्मूले होते हैं। cos 2x के तीन फॉर्मूले हम जनरली यूज करते हैं। एक होता है cos स्क्वायर x minus sin स्क्वायर x, एक होता है 2 cos स्क्वायर x minus 1 और एक होता है 1 minus 2 sin स्क्वायर। कैट माय पॉइंट, तो उसी को यूज किया है। यहाँ से देखें, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का प्रयास करें तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से mod d स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो 1/2 पे हम बाहर आ जाएगा ये दिस वन, और 1 dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ x, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, सर ये आएगा sin 2kx अपॉन 2k, और x बराबर 0 से x बराबर l लो, बराबर कितना कर दो 1। तो यहां से वैल्यू देखें, ये आ गई mod d स्क्वायर अपॉन 2 दिस वन, और पहले अपन लिमिट लें, और k हमें पता है क्या है, k की वैल्यू n पाई r है। तो mod d स्क्वायर बाई 2 और x अपर लिमिट लोगे तो l हो गई माइनस साइन 2 n पाई अपॉन l, और x की जगह पे क्या ले लूं l अपॉन 2 इंटू k की जगह पे क्या रख दो n पाई अपॉन l। और ध्यान दो जब लोअर लिमिट लगोगे तो -0 और साइन 0 की 0 होती है, नहीं लोअर लिमिट तो 0 ही हो गई, इक्वल टू कितना 1। अब यहां से देखें, l से l कैंसिल आउट कर दें, साइन 2n पाई सदा 0 होगा। साइन 2n पाई क्या होता है सदा 0, चाहे इनकी वैल्यू 1 ले चाहे 2 ले, क्योंकि साइन 2 पाई भी 0, साइन 4 पाई भी 0, साइन 6 पाई भी 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू क्या होगी हमारी 0। तो यहाँ से वैल्यू हमारी आ गई mod d स्क्वायर इंटू l/2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला बच्चों, mod d स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन l। और क्योंकि ये क्वांटिटी हमारी रियल है तो mod d और d सेम ही होगा। अगर यहाँ क्वांटिटी आगे क्या रहती है, रियल रहती है, क्योंकि लेंथ है l, 2 यहाँ हमारा कांस्टेंट है, तो 2 अपॉन l जो है ये रियल क्वांटिटी है। तो यहाँ से जो d की वैल्यू है वो हमारी आएगी यहाँ से √2 अपॉन l। हालांकि इसमें प्लस माइनस लिया जा सकता है, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं केवल मैग्नीट्यूड में, तो हमने केवल क्या ले लिया इसका √2 अपॉन l। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, d की। तो यहां से हमारे पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आ गया। कितना आया नॉर्मलाइज्ड फंक्शन, साइन x इक्वल टू √2 अपॉन l साइन n पाई x अपॉन l। इसको ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। दिस इज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस फॉर पार्टिकल इन ए बॉक्स। अब बच्चों हमारे लिए यहाँ दो चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक हो जाती है इसका कर्व प्लॉटिंग, ट्रेसिंग कैसे हम करें ट्रेस। तो क्या होगा कि ट्रेसिंग का एस्पेक्ट मैं लूंगा। पहले इसमें कुछ पूछना चाहें तो मुझे बताएं जल्दी से। यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं दिस इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इन बॉक्स। सदा याद रखें एल लेंथ है बॉक्स की, एन है इंटीजर है जिसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, 1 2 3 एंड सो ऑन चलेगी। और दूसरा क्या होगा कि यहाँ x जो है वो डिस्टेंस होगी, और डिस्टेंस कहाँ से, x बराबर 0 से इधर जो डिस्टेंस से पार्टिकल चल रहा है।
और लिमिट x की आप कहां से कहां तक ले सकते हैं, 0 से लेकर n के बीच, क्योंकि पार्टिकल इसी रीजन में है, ना इससे बाहर जा सकते हैं ना इसके लेफ्ट में जा सकते हैं। x बराबर 0 से लेफ्ट नहीं जा सकते क्योंकि वहां इनफाइनाइट की पोटेंशियल है, v इंफिनिटी का मतलब साइन 0 है। पार्टिकल ना तो यहाँ है ना पार्टिकल यहाँ है, पार्टिकल यहाँ है। अब हम चाहते क्या है उसको समझें। चाहते बच्चों हम ये है कि हमें ये पता चले कि पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है वो हम पता कर चुके हैं, उसकी ट्रेसिंग चाहते हैं कि ट्रेसिंग प्लॉट करें, ट्रेस करें कर अंदर जो डिफरेंट क्वांटम नंबर्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन की ट्रेसिंग समझें कि ट्रेसिंग हम कैसे करते हैं। कोई बताएगा क्लास में कैसे करेंगे? तो हमारे पास दो तरीका से लेकर चलेंगे। मैं ट्रेसिंग पे जाऊंगा और ट्रेसिंग को काफी ज्यादा डीप तक एनालिसिस करूंगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आता क्या है, ये भी बताऊंगा कि फर्दर स्कोप्स क्या है क्वेश्चंस के, क्योंकि आप ये पक्का समझे कि यहाँ से क्वेश्चन आता भी रहा है और आगे भी आने वाला है। यहाँ से अगर मुझसे पूछा जाए कि क्वेश्चंस जो पार्टिकल बॉक्स में कहाँ से आते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसकी ट्रेसिंग पर देखे जाते हैं। तो ट्रेसिंग समझे इसकी और ट्रेसिंग के फिर एनालिसिस को समझे और फिर क्या क्या आ चुका है क्या क्या आ सकता है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बेसिकली सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव दुनिया को पढ़ाते हुए एक ही चीज में रहता है कि क्वेश्चंस क्या आता है और कैसे उसको हैंडल करना है। एक इंटरेस्ट तो इसमें रहता है और एक सबसे ज्यादा उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट इसमें रहता है कि फर्दर क्या स्कोप है पूछे जाने का। हर समय कॉम्पिटिटिव दुनिया को पढ़ाना और एक जनरल कंपटीशंस को पढ़ाने में सबसे बड़ा अंतर एक ही होता है कि कंपटीशंस में आपको हर समय विजुलाइज रहना पड़ता है, चीजों को इतना ज्यादा विजिलेंट रहना पड़ता है, विजुलाइज करना पड़ता है कि आप हर समय तैयार रहें कि आगे क्या स्कोप बनता है। उसके लिए जरूरी क्या है कि आपके पास पेपर्स हो, उन्हें आप सॉल्व कर रहे हो तो पेपर का सॉल्यूशन तो पता ही हो, फिर ये भी सोच के चलें कि जहां क्वेश्चन खत्म हो जाता है उस पर हम आगे फर्दर क्या क्या सोच सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आएगा। बहुत ही अच्छा लगता है खासतौर से पेपर में कि जब हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आने वाला है और वही क्वेश्चन आता है तो एज ए टीचर मुझे बहुत गौरवान्वित फील करता है कि हाँ हमारा प्रोजेक्शन सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि पेपर कुछ ऐसा नहीं है कुछ बाहर से आने वाला, सब यही आता है, चाहे क्वांटम पढ़ें चाहे और भी बुक पढ़ें आप, सब यही आता है। लेकिन क्या होता है जहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे क्या आगे फर्दर स्कोप है उसमें बच्चे मार खाते हैं। तो इसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्या आ चुका है, क्या क्या इसमें अब आगे स्कोप है पूछा जाने का, उसी को एनालिसिस में देता हूँ। तो क्या करूँ, फिर से एक बार वेव फंक्शन लिखता हूँ, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, और उसकी ट्रेसिंग बताता हूँ आपको, फिर ट्रेसिंग के साथ क्वेश्चन बताता हूँ क्या इस पर आ गए हैं, क्या इस पर आने वाले हैं, क्या आप कैसे तैयार करें क्वेश्चन को और फर्दर क्या स्कोप है। बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस में इस पर देने वाला हूँ। एक हमारा क्या होगा साइन एक्स का मॉड स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी होगी 2/L sin स्क्वायर n पाई x अपॉन l। बच्चों चेक कर लेना अगर कोई मिस्टेक से कुछ चीज में लिख दूं तो बता देना कहीं अगर कोई कमी रह जाती है किसी एक्सप्रेशंस में, क्योंकि हर कोई इंसान ही है, टीचरों से भी कई बार करते बताते समय कुछ गलती रह जाती है। तो ध्यान रखें क्योंकि पूरे देश को जाता है, पूरे वर्ल्ड को जाता है कंटेंट, इसलिए बहुत ज्यादा विजिलेंट रहने की जरूरत है। तो सदा नजर बनाए रखें कि कोई अगर स्टेप है तो आप मार्क कर दें, ये सालों से बता दें कि सर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो उससे क्या होगा कि जो कंटेंट है हमारा वो बिल्कुल बेटर जाए, बेस्ट जाए। देखिए कल नहीं कैलकुलेशन में आप देख रहे थे पावर में गड़बड़ हो रही थी, वो नहीं होनी चाहिए इस लेवल पे आगे। उससे क्या होता है कि हमारा जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है। तो सदा कैलकुलेशन पे बहुत विजिलेंट रहें, आपको और ज़्यादा विजिलेंट रहने की जरूरत है मुझसे भी ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थिंकिंग में चला जाता हूँ पढ़ाते समय। तो इसमें क्या क्या हम ट्रेसिंग को समझें कि हम ट्रेस कैसे करें कर्व को, तो मैं कर्व ट्रेस समझाता हूँ आपको और फिर कर्व ट्रेसिंग से कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीखते हैं। क्या करें, पहले हम इधर तो लेते हैं साई एक्स और इधर ले लेते हैं, ये तो हमारी x बराबर 0 वाली बॉक्स है, ये x बराबर n बना दिया। तो क्या होगा जब हम ट्रेसिंग लेंगे तो पहले n बराबर 1 लेंगे, n बराबर 1 में क्या होगा sin1x हमें वेव फंक्शन होगा और उसकी वैल्यू देखें बच्चों वो होगी √2/L sin πx अपॉन l, ये वैल्यू आ गई। तो आपको क्या देखना है कि जब हम इसकी ट्रेसिंग को देखें तो देखें साइनसॉइडल कर्व बनाना है जो x बराबर 0 पे यहाँ पे जब वैल्यू देंगे तो हमारा वेव फंक्शन 0 हो गया, जब हम x बराबर l लेंगे तो वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई तो 0 हो गई, और हो भी जानी चाहिए क्योंकि पार्टिकल
किस पे नहीं है, दीवारों पे नहीं, दीवारों के अंदर है। तो यहाँ पे जब हम इसकी कर्व ट्रेसिंग करेंगे तो इस तरीका का ये हमें बच्चों कर्व मिलेगा। ये हमारा साइनसोइडल कर्व होगा। देखिए साइनसोइडल कर्व जो क्या करना होगा, x बराबर l/2 बिल्कुल जस्ट बिट में ये वैल्यू मैक्सिमम होगी और फिर उसके बाद क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो x बराबर l/2 पे जो वैल्यू है, यहाँ ध्यान दें, ये वैल्यू मैक्सिमम हो रही है। तो हमने साइन कर्व खींच दिया और x बराबर l/2 पे मैक्सिमम वैल्यू दिखा दी। इतना ही काम इसमें करना है। अभी मैं एग्जैक्टली डिस्कस कर रहा हूं, केवल कर्व खींच रहा हूं। अब आप जाएंगे n बराबर 2 पे, तो हमारा वेव फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, sin 2x इक्वल टू √2/l और वैल्यू कितनी हो गई, sin 2πx/l। अब n की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, 2 ले लिया। तो यहाँ पर हमारा कर्व ट्रेसिंग में कुछ और ऊपर तक ले जाना चाहूँगा इसे, मैंने थोड़ा ऊपर तक ले जाता हूँ इसे बॉक्स को, क्योंकि ये बेसिकली दीवारें आगे तक खींची हुई है, इसे दिखाया हम यहाँ तक नहीं, लेकिन ये अप टू द इंफिनिटी है। इनकी जो बैरियर हाइट है ऊपर, वो कहाँ तक है, अगर अच्छी बुक आप लिखेंगे आकर तो इसे इंफिनिटी तक जाते हुए दिखाएंगे। बात को समझ रहे हैं? नहीं तो फिर क्या होगा, अगर ये तो फिर फाइनाइट हो जाएगी हाइट इसकी, और लेके हम क्या चले हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी छोटी चीजों का असर होता है। तो आप अगर अच्छी बुक लिखना चाहते हैं आगे जाके, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट की बुक लिखें इन सब कंटेंटों के ऊपर, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कितनी जगह समय भी लगाना है। तो अगर जब आप कभी इस चीज को ध्यान रखें तो डॉट डॉट करके इंफिनिटी तक दिखाते हैं, जिससे बच्चे को कंफ्यूजन ना रहे, वो क्या ना सोचे, ये ना सोचे कि उसकी हाइट यहाँ तक दिखा के कहने लगे इनफाइनाइट हाइट का है, ऐसा नहीं है। फाइनाइट का होगा तो ऊपर से पार करने की संभावना बनेगी, वो तो खत्म ही करनी है हमें। तो इसमें क्या है कि आगे जो हम इसकी कर्व ट्रेसिंग पे जाएं, तो देखो कर्व ट्रेसिंग का एक सबसे बढ़िया तरीका होता है ये देखने के, कर्व हमारा साइनसोइडल कर्व तो है। अब आप इसमें देखेंगे कि जब x बराबर l/2 लेंगे हम यहाँ, तो x बराबर l/2 जैसे ही लेंगे तो x बराबर l/2 लेते ही हमारा जो बनेगा वो sin पाई बन जाएगा। तो अगर हम इसकी ट्रेसिंग पे जाएं, ये हमारी ट्रेसिंग थी कौन सी वेव फंक्शन की, साइन की। अगर हम नेक्स्ट वेव फंक्शन को ट्रेस करें, ये तो हमारा n बराबर 1 का वेव फंक्शन है, फिर हम जाएंगे बच्चों किस पे, n बराबर 2 पे, जो हम इसी ट्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ मिड में पाई जाने की प्रायिकता कैसी है, 0। अब ये कर्व हमारा ऐसे जाएगा, साइनसोइडल तो रहेगा ये ऐसे जाएगा। देखें जब हम इसमें x की वैल्यू को l/2 से आगे लेके चलेंगे, जैसे हमने सपोज किया x की वैल्यू को 3l/4 ले ली वैल्यू, तो जैसे हम x की वैल्यू को 3l/4 लेंगे, 4 पॉइंटों पे वैल्यू को सदा कैलकुलेट करने का प्रयास करें। देखो 0 और l पे तो आपको सोचना नहीं है, क्यों नहीं सोचना है कि वहां तो वेव फंक्शन 0 रहना ही है। कब आपको साइनसोइडल रखना है, अगली बात क्या देखोगे, मिड पे पाई जो वेव फंक्शन है वो 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पे देखें जब ऐसे हमने x की वैल्यू को l/2 किया तो 0 हो गया, और जब x की वैल्यू को 3l/4 लेंगे तो ये वैल्यू sin 3π/2 होगी, और मुझे पूरा यकीन है sin 3π/2 माइनस में जाएगा, नहीं रखेगा क्या, ये काम इसलिए नेगेटिव हो गया, कहाँ के बाद, l/2 के बाद, l/2 के बाद। तो यहाँ हमारा ये वेव फंक्शन किसका प्लॉट हो गया बच्चों, ये sin 2x का हो गया। फिर हम आगे कहाँ जाएं, n = 3। ये आएगा हमारा n बराबर 3 के ऊपर का।
ये वैल्यू रहेगी n बराबर 3 साइन 3x। मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ इसी का भी। ये हमारे जो है पॉइंट है l/3, ये पॉइंट है हमारा 2l/3 और ये वैल्यू है x बराबर l, ये 0 है। देखिए इस 3 को अगले में 4 लूप आएंगे। देखें n बराबर 1 में जो था वो केवल एक ही था, n बराबर 2 में 2 लूप बने, n बराबर 3 में 3 लूप बनेंगे और n बराबर 4 में 4 लूप बनेंगे। और इनके साइज कैसे होंगे? इक्वल। इक्वल का मतलब जो लूप का ये साइज है इतना ही साइज यहाँ आएगा, जितना लूप का साइज ये है इतना इधर आएगा, और अगर कम ज्यादा हो गया तो उसे सेट कर लें। इतना ही, जितना ही ऊपर तक जाएगा कर्व इतना ही नीचे तक आएगा और इसी तरीका से लूप बनेगा। आगे जो आएगा n बराबर 4 में कितने लूप दिखाओगे बच्चों? 4 लूप बनेंगे। मैं यहाँ थोड़ी सी छोटे से डायग्राम पे n बराबर 4 को अलग से दिखाई दे रहा हूँ। तो यहाँ पे n बराबर 4 में कुछ इस टाइप के लूप हमारे बन के आएंगे इस तरीका से। ये इस तरीका का डायग्राम हमें मिलेगा। ये किसके लिए है? n बराबर 4। ये ऐसे सब्जी दीवारें यहाँ हैं। अगर n बराबर 5 पे जाएंगे तो 5 बन जाएंगे। 5 इक्वल तरीका के लेके चले और उसी तरीका से इनका डिवीजन करते जाए। कर पाएंगे? कोई दिक्कत तो नहीं है खींचने में? आप कहेंगे सर इसका कर बता दें, तो मैं कहूँगा n बराबर 3 ले लें। n बराबर 3 के लिए वेव फंक्शन ले लें sin 3x और वैल्यू ले लें sin 3x की √2/l sin और 3πx/l। अब देखो यहाँ अगर मैं x की वैल्यू को l/3 कर देता हूँ यहाँ, तो वेव फंक्शन मेरा देखो फिर से 0 हो गया। जब हम यहाँ x की वैल्यू को 2l/3 कर देंगे तो sin 2π बनेगा, ये वो भी 0, इसलिए ये पॉइंट आ गया। जब x की वैल्यू को l कर देंगे यहाँ पे तो ये sin 3π बनेगा, तो 0 बन गया। क्या सीख रहे हैं? ये हमारे साइन और एक्स के कर्व हैं, इनसे नहीं सीखना है हमें ज्यादा, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण भी नहीं है। इनसे जो कॉन्क्लूड आएगा वो महत्वपूर्ण होंगे साई स्टार साई के कर्व। क्यों? क्योंकि वेव फंक्शन जो होता है वो तय नहीं करता, बल्कि क्या तय करता है? प्रायिकता साई स्टार साई तय करती है, पाई जाने की प्रायिकता कहाँ कैसी है। अगर इनके कर्व हम खींचें, देखें यहाँ से मैं साई स्टार साई के अगर मैं कर्व खींचूं, एक ही पॉइंट पर कोशिश करूंगा खींचने की। सभी को एक बड़ा सा डायग्राम बनाकर बताता हूँ आपको कैसे हम इसे खींचें कि हमारा x बराबर 0 से लेकर x बराबर l के बीच में ये बॉक्स है। अगर हम कर्व बॉक्स आई स्क्वायर के कर्व लें तो बॉक्स आई स्क्वायर के जो कर्व हमारे पास आएंगे उस कर्व में पहला कर्व इस फॉर्म आएगा। दूसरा कर्व जो हमें मिलेगा, क्योंकि जब हम स्क्वायर करेंगे तो जो लूप हमारे बन के आएंगे वो लूप हमारे आएंगे इक्वल साइज के और केवल पॉजिटिव दिशा में आएंगे। नेक्स्ट तक मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट भी अगर मुझे खींचना पड़े तो नेक्स्ट मुझे ऐसा आएगा 4 लूपों के साथ। अगर x बराबर 0 से x बराबर l के लिए ये हमारा मोड साइड 4 का स्क्वायर का मतलब डेंसिटी के स्क्वायर का कर्व होगा। ये किस में होगा? इसे आगे समझे, इससे ऊपर। और अगर मैं 5 तक जाऊं तो 5 लूप बना देना इक्वल साइज के। देखें कहीं अगर कुछ गड़बड़ हो गया डायग्राम के साइज वाइजों में तो थोड़ा सा सही कर लेना, क्योंकि मैं केवल अप्रोक्सीमेशन आइडिया दे रहा हूँ इसमें। तो अगर जैसे सपोज किया ये बिल्कुल हाफ पे ना हो तो इन्हें हाफ पे कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कर्व समझना और इनका एक्सप्लेनेशन सबसे महत्वपूर्ण है। तो अप्रोक्सीमेशन में लेने कि डायग्राम को बनाते समय थोड़ी सी सावधानी भी बरतें। जैसे कैसी सावधानी बने कि आप जब भी इसको साइनसॉइडल कर्व खींच रहे हैं तो इनके दोनों की साइज सेम है, इतना इस ऊपर तक ले जाए, इतनी ऊपर तक ले जाए, इनके लूप एरिया बराबर हो और मिड में ही ये 0 दिखाना। ये जैसे इसमें क्या करूँगा हम देख रहे हैं थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाया है, जबकि ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल इक्वल पार्ट को ना बांटेगा एक। ये l/3, ये 2l/3 और ये l
और ये x बराबर 0, ये x बराबर 0, ये हमारा x बराबर l/2 और ये x बराबर l, ये x बराबर l/2 और ये है हमारा कर्व मॉड साई1 स्क्वायर का, ये कर्व है मॉड साई2 स्क्वायर का और ये कर्व है हमारा मॉड साई3 स्क्वायर का और ये कर्व हमारा मॉड साई4 स्क्वायर का। 5 तक जाना है तो उसी फॉर्म से हम जा सकते हैं। कर्व में ध्यान ये रखना है कि जो डायमेंशन है उसको साफ ध्यान रखें। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मुझे डिस्कस करनी है वो सुनना शुरू करें, क्योंकि मेरा कंसेप्ट अब शुरू होगा यहाँ से। अभी मैंने कुछ बताया नहीं, अभी तो मैंने केवल कर्व ट्रेसिंग आपको बताई। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आता कहाँ से और कैसे हम उसे हैंडल करते हैं। अब शुरू होता है काम तुम्हारा। जैसे क्वेश्चन पूछता है सांख्यिकी दुनिया का, क्योंकि बहुत लॉन्ग समय से मैंने इस फील्ड में एंट्री की हुई है, तो मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आते थे और कैसे कैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा है। आप वहां तक पहुंचे कि क्वेश्चन आते कैसे थे। सबसे पहले क्या क्वेश्चन आया करता था। एक समय मुझे याद है, कभी जब हम लोग नेट का एग्जाम दिया करते थे तो मैंने ऐसे भी क्वेश्चन देखे थे जब वहां पर पूछता था कि साइन एक्स दे दिया वेव फंक्शन और कहा कि वेव फंक्शन में ए साइन n पाई x अपॉन n, क्योंकि पहले डेस्क्रिप्टिव भी हुआ करता था हमारे समय पे, जो JRF हुआ करता था उसमें बेसिकली क्या होता था, पहले एक साइंस का पेपर होता था, एक फिजिक्स का होता था और वो पहले जो उन दोनों पेपरों को क्वालिफाई करता था उसका फिर डेस्क्रिप्टिव कॉपी चेक हुआ करती थी। तो आपको 3 फेज पास करने पड़ते थे। एक फेज करना पड़ता था जनरल साइंस का, एक फेज पास करना होता था सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का, फिर एक डेस्क्रिप्टिव पेपर होता था। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव को पास करते थे डेस्क्रिप्टिव पेपर उन्हीं का चेक होता था उस समय के हम JRF हैं। तो अब तो क्या होता है, केवल एक ही पेपर आता है जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, केवल एक ही पेपर में सब हमें करना होता है। ना जनरल साइंस आती है, बल्कि रीजनिंग वाला पोर्शन इस समय पर आता है उस टाइम से। तब हमारे समय साइंस आती थी, जनरल साइंस। तो पैटर्नों में बदलाव हुई है लगातार। शुरू में क्या आता था, जैसे क्या कह दिया, वेव फंक्शन कह दिया कि वेव फंक्शन हमारा ये है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आया करते थे कि एक ही वैल्यू निकालिए, तो आप केवल नॉर्मलाइजेशन लगाना था, √2/L अपना दिखा देना था। ऐसे डेस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन आते थे। या कैसे क्वेश्चन आते थे कि कहता है कि वेव फंक्शंस जो है वो हमारा √2/L है। कहता था बॉक्स की लेंथ बताइए क्या है, और पार्टिकल में बॉक्स के अंदर है तो बॉक्स की लेंथ L है। ऐसे भी क्वेश्चन आते थे जब कहने लगा कि एक बॉक्स है, उसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो आता है वो हमारा 4/L आता है। पूछता था आप बताएं कि बॉक्स की लेंथ क्या है, तो अब बॉक्स की लेंथ जो थी वो L/2 हो गई। समझे? अगर यहाँ पे L को मैं L/2 कर देता हूं तो नॉर्मलाइजेशन मेरा ये आ जाएगा। इन दोनों नॉर्मलाइजेशन में क्या अंतर है? आपके लिए कुछ भी अंतर नहीं है, मेरे लिए अंतर है। मेरे लिए ये अंतर है कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बॉक्स के लिए अगर आप ले रहे हैं तो लेंथ L के लिए होगा ये, और अगर इसको ले रहे हैं तो ये L/2 के लिए होगा। और अगर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमारा आ जाता है 1/L तो ये 12 लेंथ का बॉक्स होगा। एक समय ऐसा था जब ऐसे क्वेश्चन आया करते थे, जहां क्या करता था, नॉर्मलाइजेशन पे क्वेश्चन पूछ लिया करता था। एक पार्टिकल बॉक्स के अंदर है। ऐसे भी क्वेश्चन मैंने देखे कंप्यूटर की दुनिया में, पूछता था कि जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन क्या होगी। तो यहाँ पर हम देखें कि अगर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की यहाँ डायमेंशन की बात करें तो साइनस ऑब्जेक्ट की कोई डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि वो एंगल आता है, उसकी एक फिक्स वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। तो डायमेंशन के तौर पर अगर हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की डायमेंशन, तो ये हमारी L की पावर -12 की डायमेंशन होगी। बात समझ रहे हैं? या तो ये हमारा मीटर की पावर -12 में नपेगा, या हमारा सेंटीमीटर की पावर -12 में नपेगा, डिपेंड अपॉन द लेंथ जो बॉक्स की है वो किस में दे रखी है। मीटर में दे रखी है तो मीटर की पावर -12 नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, सेंटीमीटर में दे रखा तो सेंटीमीटर की पावर -12, एंगस्ट्रॉम में दे रखा तो एंगस्ट्रॉम की पावर -12। तो डायमेंशंस जो है पूछी जाती थी, इस तरीका के क्वेश्चन आया करते थे, इस पे क्वेश्चन आया करते थे। लेकिन आप सदा विजिलेंट रहें, फिर से भी आ सकते हैं ऐसे। कई बार पेपर में सिंपल क्वेश्चन भी आता है, हम थोड़ा हाई लेवल पर पढ़ा रहे होते हैं, क्वेश्चन सिंपल आ गया, वो निकला ही नहीं। अब क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, इस पर आ सकता है। एक पार्टिकल में बॉक्स में जिसकी लेंथ L है, एक बॉक्स ऐसा है जिसमें लेंथ 2L है, कहता हूं कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की रेशो क्या होगी। बन गया क्वेश्चन।
समझे बात, क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन आप फ्यूचर के लिए सावधान रहें, आ क्या सकता है। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की डायमेंशन आ सकती है, दो बॉक्सों के लिए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की कंपैरिजन आ सकती है। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू देने के बाद में लेंथ पूछ सकता है बॉक्स की क्या होगी, और बहुत स्मार्ट एग्जामिनर ऐसा भी पूछ सकता है कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू दे दे आपको और कहे कि लेंथ बताइए। बन गया क्वेश्चन, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू √2/L, L निकल जाएगा। अब आप चूक गए, कैसे चूक जाते हैं, क्वेश्चंस में कहता है कि एक बॉक्स है लेंथ L/2 का और उसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कितना मिलता है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू बता दी, अब कहता है लेंथ बताइए L की वैल्यू क्या है। तो वहां पे आपको स्मार्ट रहना है। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट में सबसे पहले ये पढ़ो क्वेश्चन में कि बॉक्स की लेंथ L दी है, L/2 दी है या 2L दी है या 3L दी है, पहले क्वेश्चन में पढ़ो। आधा सिलेक्शन ना होने के पीछे कारण ये होता है क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, हमें कंसेप्ट भी पता होता है लेकिन हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ते। तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, मैंने सबके अलग अलग क्यों लिखे। एक बार क्वेश्चंस पूछा गया, देखो मैं नेट का ही क्वेश्चन बताता हूँ। एक बार क्वेश्चन दिया कि -2L से लेके 2L का बॉक्स है, ऐसे क्वेश्चन दिया, आया क्वेश्चन रेट का। इस क्वेश्चन में कहा गया कि ये बॉक्स की लेंथ है -2L से लेके +2L तक है बॉक्स, जो बोल रहे -2L और +2L पे है, और कहा कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बताओ कितना होगा, आया वो क्वेश्चन है। तो यहां से हमें ये पता चलेगा कि जो लेंथ है बॉक्स की वो 4L है, और कुछ थोड़ी करना है इसमें, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 4L हो गई, 2L माइनस 2L, ओवरऑल 4L का हो गया ये। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो था लेंथ है वाले के लिए था हमारा √2/L, 4L के लिए हम क्या करते हैं √2/, क्या करें, L को 4L से रिप्लेस कर दें, आ गया। क्या कुछ देर लगी, कुछ भी देर नहीं लगी। अब कोई जरूरी नहीं है कि -2L से 2L ले, हो सकता है आगे -3L से +3L तक ले लिए, -4L से +4L तक ले लिए, डोंट वरी। आपको पता है लेंथ L के लिए √2/L था। अब जो डायमेंशन जैसे चेंज होती है उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू रख दो, L की जगह पे जितनी लेंथ है बॉक्स की वो रख दो, आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप कर क्या रहे हैं, मेरी नजर में क्या कर रहे हैं, आपने एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को पकड़ रखा है, उस पर क्वेश्चन बना रहे हैं। आप वहां तक क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें जहां तक कभी एग्जामिनर ने भी नहीं सोचा, कोशिश तो यहां तक करें कभी ललित सर ने भी ना सोचा हो, तो आप समझो आप राइट डायरेक्शन में मूव कर गए। हर लेक्चर में एक लाइन जरूर बोलता हूं, आइंस्टीन को लगातार मैं कोट करता हूं अपने लेक्चर्स में, और एक बात सदा कहता हूं, इमेजिनेशन इज बेटर देन नॉलेज। आज नॉलेज की जरूरत नहीं, आज इमेजिनेशन की जरूरत है। इमेजिनेशन की इसलिए जरूरत है कि नॉलेज हो सकता है आपको रेस्ट्रिक्ट करती हो, लेकिन इमेजिनेशन आपको कभी रेस्ट्रिक्ट ही नहीं करता, क्योंकि वो स्कोप देता है। तुम सोच रहे हो कि पेपर वाला कहीं आगे जाता है, मैं कहूँगा नहीं जाता, वो वहीं पे होता है, उससे पेपर सामने रखता है। सपोज किया मैं क्वांटम का पेपर सेट है, मैं क्या करूँगा एज ए टीचर, मैं चाहूँगा मेरे पास सिलेबस हो, एक चीज ये चाहूँगा, दूसरा मेरे पास पेपर हो। क्या हो, थोड़ा सा पानी दे देना मुझे जरा। क्या चाहूँगा कि मेरे पास पेपर हो, मैं क्या करूँगा पेपर को सामने रखूँगा, जो क्वेश्चंस आ चुके हैं जिस लेवल पर आ चुके हैं मेरे पास फिर तो विकल्प होंगे, या तो मैं वहीं पूछ लूँ जहाँ आया है। मैं एक अच्छा टीचर नहीं अगर मैं वही पूछ रहा हूँ जो आ चुका है। मैं अच्छा टीचर कब हूं, जहां आ चुका है मैं उससे आगे 2 स्टेप आगे पहुंचूं या 1 स्टेप आगे पहुंचूं। अगर मैं ऐसा करता हूं, इसका सिंपलेस्ट मतलब यह है कि मैंने आपकी इमेजिनेशन कैपेसिटी को जज करना शुरू कर दिया है। उसमें उस बच्चे को सदा लाभ मिलेगा जो कंपैरेटिवली बेटर सोच सकता है, और कंपटीशन की दुनिया यही चाहती है। आप चाहते हैं कि कंपटीशन क्वालिफाई कर जाए, तो मेरी नजर में कुछ भी नहीं है, कंपटीशन क्वालिफाई करना इजी काम है, बशर्ते आप जो पेपर में आ चुका है उससे आगे की चीजें सोच सकते हैं, 1 स्टेप 2 स्टेप।
बच्चे सोच रहे थे कि सर ये √2/L वाला नॉर्मलाइजेशन में तो कुछ है ही नहीं। एग्जामिनर ने थोड़ा सा चेंज किया, क्या किया, उसने बॉक्स को -2L से +2L ले गया और बोला नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालो। बहुत सारे तो से इंटीग्रेट करते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे, और जो थोड़ा सा क्लेवर निकलेगा वो क्या करेगा, √2/L में L को 4L करेगा, सीधा आंसर मार्क करेगा, आगे बढ़ जाएगा। आते हैं ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और ये सिलेक्शन में बहुत मैटर करते हैं ऐसे कंसेप्ट, छोटी छोटी चीजें आप कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे सोचते हैं, सदा विजिलेंट रहे। हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो इस वेव फंक्शन में मैं चाहता कि आप सीखें, जो आपने सीखी नहीं होगी ना सोची होगी, यहां से यहां तक हम क्यों पहुंचे उसके पीछे भी एक फिजिक्स होती है। जब हमारा पार्टिकल इस पाथ को ट्रेस करता हुआ ऐसे जा रहा था, अगर यहां टकराया तो क्या पार्टिकल ऐसे आएगा या पार्टिकल ऐसे ही वापस लौट लेगा? ये हमारे माइंड में चीजें आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो हम गलती कर रहे हैं। क्या कहा मैंने, ये पार्टिकल का वेव फंक्शन है कब, जब पार्टिकल इधर से इधर गया है, दिस वन। अब पार्टिकल यहां टकराया तो मैं कहूंगा वेव फंक्शन ये आएगा या पार्टिकल का वेव फंक्शन ये आएगा? सर ऊपर से नीचे की तरफ खींचे, देखें क्या खींच रहे हो। स्टेशनरी वेव बनती है, स्टेशनरी वेव तो क्या बता रहे हो? सर 180 के फेस के साथ आएगा ये। हाँ जी, कोई क्लास में बताया? स्टेशनरी वेव खींच के दिखाओ मुझे, मैं इंतजार करूंगा तुम कैसे खींच रहे हो। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कंसेप्ट पर काम कर लिया है, तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ। जल्दी से पहुंचे और मुझे बताएं कैसे काम खींच रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और कुछ बहुत ही अच्छी वाली फिजिक्स मेरे माइंड में चल रही है इस समय, जिसे चाहूंगा मैं आपके सामने डिस्कस करूँ। सर हाँ जी सर, ये यदि जो कर्व है साई का, यदि ये इसका ट्रेसिंग पाथ है तो सर साई का भी जो सर पोजीशन हो जाएगा, साई का भी पोजीशन हो जाएगा। ये किसके लिए खींचा है? n = 2 के लिए सर। ओके, और किसके लिए सॉल्व कैसे खींचा है? ओके, n = 3 के लिए सर 180 का फेस ले पाएगा ये। सर n = 1 के लिए कैसा आएगा? सर 1 का ही मैं सोच रहा था कि 1 का क्या n बराबर के लिए कैसा आ गया, कौन सा करा? बराबर 1 के लिए जब सीधा से इधर जाएगा तो नीचे वो नीचे आंसर आ जाएगा। हाँ n बराबर 1 के लिए नीचे दीवार वापसी कैसा आएगा? सोचिए, हाँ नीचे दीवार समझो। सर मैं ये कह रहा था कि यदि सर हम इसको एक मतलब इसका ट्रेसिंग पाथ मान रहे हैं तो साई का मतलब दूसरे पोजीशन से हो जाएगा। बेसिकली साइन फंक्शन, ध्यान दो मेरी बात है, सब ध्यान से सुनो। मैं कब आपको दिए देता हूं और कुछ आगे की चीजें आप सोचना का प्रयास करें। एक इमेजिनेशन भी दे देता हूं कि हाँ स्टेशनरी वेव पर जरूर सोचें। अगर स्टेशनरी वेव यहाँ नहीं बनेगी तो आप एक बात 100% समझ लेना कि अगर स्टेशनरी वेव नहीं बनी तो ये पार्टिकल लॉन्ग लास्ट नहीं रह पाएगा, क्योंकि स्टेशनरी वेव ही वो है कि जब पार्टिकल अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करता। तो दिस इज ओके, लेकिन आगे जो मैं बोलने वाला हूँ उस पर बहुत ध्यान से सुने भी नहीं, और मुझे बहुत ध्यान से सुनना है अब आप लोगों को, क्योंकि यही वो क्षेत्र है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ पे मैं बोलने वाला हूँ। करीब मैं 8-10 क्वेश्चन की कोशिश करूंगा कि आपको सोच पाऊँ, और हो सकता है 8-10 क्वेश्चन समझाने के बाद आपको 20, 30, 40, 50 क्वेश्चन के लिए स्कोप छोड़ जाऊँ। आपको यहाँ से ये भी पता चलेगा कि क्वांटम कितनी वेराइटी के क्वेश्चन रखती है। आप क्या करें, आपने कर्व खींच लिया, आपका काम अब शुरू होता है। क्या काम शुरू होता है, क्या मुझे क्वांटम मैकेनिक्स इशारा देगी, वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगा कंडीशंस में क्या आते हैं, लेकिन सबसे पहले जो चीजें बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि रिजल्ट्स कहते क्या है। बेसिकली अगर हम पहले रिजल्ट को देखें तो पहला रिजल्ट मुझसे ये कह रहा है कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता जो मॉड साई स्क्वायर से शो हो रही थी n = 1 के अंदर, वो सबसे ज्यादा पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता मिडिल ऑफ द बॉक्स में थी। अगर आपसे पूछता है, कॉम्पिटिटिव दुनिया का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है एग्जामिनर का बहुत सालों तक,
कि n बराबर 1 में पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज्यादा कहाँ होती है। वहां का आंसर देता x बराबर L/4, x बराबर 3L/4, x बराबर L/2 और K0 से। चलो ये 4 अल्टरनेट मैंने कर दिए। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ कि n बराबर 1 में पार्टिकल कहाँ पाए जाने की प्रायिकता उसकी मैक्सिमम है। पहली दुनिया में 7 से 10-20 साल पहले ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाया करते थे। क्या कि n बराबर 1 में पार्टिकल है, आप बताएं उसके पाए जाने की प्रायिकता कहाँ मैक्सिमम है। आपने क्या किया, वेव फंक्शन लिख लिया, ये वेव फंक्शन है, इसका स्क्वायर बना दिया और देखा कि जैसे ही हमने n की वैल्यू को 1 किया, x की वैल्यू को क्या किया L/2, तो ये वैल्यू मैक्सिमम हो गई। और मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो गई। देखो आपको चालाक कैसे बनना है उसको भी समझें, चालाक हर समय बने रहना है। आपसे पूछा कि x बराबर L/2 पर प्रायिकता बताएं, पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपका होगा 2/L। अभी नहीं समझे, 2/L। n को आपने 1 किया, x को L/2 किया, तो आंसर 2/L हो गया। अब बच्चे सोच रहे होते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में हम L कैसे ले लें, वहां पर अल्टरनेट में उसे मिलेगा 0.1, 0.2, 2/L, नन ऑफ दीज। वो सोच रहा होता प्रोबेबिलिटी में कहां से L आ जाएगा। अरे भाई पूछा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा मैं। सारा खेल बदल जाता है शब्दों से। जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहे तो आंसर करेंगे मार्क कितना, 2/L। कहां, मिड में। जब पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में है, n बराबर 1 में है और कहां पे है, मिडल ऑफ द बॉक्स है। अब आप क्या सोचे, या तो आ चुका होगा कहीं ना कहीं पेपर में, या आ जाएगा। आपसे पूछता है कि x बराबर L/4 पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालें ग्राउंड स्टेट में। सीधा फॉर्मूले में जाए, 2/L साइन स्क्वायर, n की जगह 1 रखें, x की जगह L/4 रखें, आपके पास आंसर आ गया। क्या आ गया, कितना आया, 1/L। डी लगा देना, प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाल रहा हूं। अंतर है, कभी प्रोबेबिलिटी मान रहे हो, दोनों में अंतर है। प्रोबेबिलिटी एक प्योर नंबर होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 1 लेंथ के प्रोपोर्शनल होगी, मतलब डायमेंशन। क्या आ गया बच्चों, खाली ये नहीं आया क्या, 1/L। अब कंक्लूजन्स में देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो गया, मेरे लिए हमें पूरा नहीं हुआ। मैं कहूंगा कहवा जो x बराबर L/4 पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है n बराबर 1 में, वो पॉइंट सर्च करें, वही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किस और पॉइंट पर होगी, तो वो आंसर L/4 वाला 3L/4 पे भी होगा। वही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहाँ थी, यहाँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, सेम रहेंगी दोनों, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे कर्व में देख रहे होगे, यहाँ भी देखोगे इस कर्व में वैल्यू, जो वैल्यू L/4 पर सिचुएशन है वही 3L/4 पर होगी। तो वहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहां, पीडी का मतलब प्रतियोगिता दर्पण नहीं है, यहाँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। डी लगा देता हूं मैं सफिक्स में, इसे प्रोबेबिलिटी मत पढ़ना, डी मींस डेंसिटी। कहां पे, x बराबर 3L/4, कितनी, 2/L साइन स्क्वायर 3π/4, कितना, 1/L। और मैंने ये क्वेश्चन कभी देखे तो नहीं, लेकिन अगर मैं पेपर सेटर हूं तो ऐसे ही क्वेश्चन रख दूंगा। तुम क्या सोच रहे हो, जब भी पेपर से बनता है, जब टीचर पढ़ा रहा होता है, जिसे पेपर सेट करना होता है, उसके पढ़ाते में चीजें स्ट्राइक कर रही होती हैं, इस पे नया क्वेश्चन क्या बनेगा,
अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, पूछता है कि यहां से यहां पे प्रायिकता जो मिलती है उसके 2 पॉइंट ऐसे सर्च करो तो वहां पे प्रायिकता जो मैक्सिमम थी x बराबर n/2 पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो मैक्सिमम थी उसके 2 पॉइंट ऐसे कैलकुलेट करो, वहां पे जो प्रायिकता है इस पॉइंट के मुकाबले प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो कैसी रह जाए, आधा रह जाए। तो 2 पॉइंट x बराबर l/4 और x बराबर 3/4। बात को समझ रहे हैं? और कहता है x बराबर l/4 और 3/4 पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, तो आंसर क्या बात करोगे, 1/n। और अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पूछता है x बराबर l/2 पे बताओ मिड में कितनी है, तो कितना आंसर मार्क करोगे, 2/n। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो हम n/4 और 3/4 पे ले रहे थे इसके मुकाबले यहां 2 ही है। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रायिकता से सीधी लिंक है। तो नेट पाए जाने की प्रायिकता अगर पार्टिकल को महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात मुझे यहां कहनी है वो महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि x बराबर n/2 मिडिल ऑफ द बॉक्स में पाए जाने की प्रायिकता मिडिल में क्या थी, मैक्सिमम थी और दोनों तरफ कुछ रो पे कम हो गई। लेकिन अगर हम n बराबर 2 पे जाते हैं, इस पर पहुंचते हैं बच्चों, n बराबर, पता आपको क्या करना है, करना यह है एक चीज को आपको उठाना है और फिर उसके एनालिसिस को डीप से डीप में जाना है और वहां तक जाना है कि ना जहां तक बुकों में मिले, ना कोई टीचर पहुंचा हो और जहां लोग पहुंचने का प्रयास कर रहे हो, या जो पहुंचे तो हैं लेकिन जो पहुंच गए हैं वो या तो IIT पे पहुंच गए हैं या MIT यूनिवर्सिटी यूएस में बैठे हैं। क्यों कि अगर आप MIT में जाके बैठना चाहते हो तो आपकी जो थिंकिंग का लेवल है वो MIT यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसी लेवल का हो। अगर हम ख्वाब बड़े देखना चाहते हैं कि हम उस लेवल पर पहुंचे तो हमारा जो ब्रेन का विजन है, जो हमारी थिंकिंग का विजन है वो भी वहां तक हो। महत्वपूर्ण चीज क्या है, आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, इट्स ओके बने आप, लेकिन आपके अंदर प्रोफेसर की क्वालिटी भी हो। क्या होती है प्रोफेसर की क्वालिटी, कि उसका एनालिसिस पावर बहुत अच्छी हो, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो, बोले वो तो लोग सुने, अट्रैक्टिव अपने आप में पर्सनैलिटी हो और जो उसकी पर्सनैलिटी उसी को अट्रैक्टिव बना दे। मीन्स जब चीजों को समझाएं तो उनका इनोवेशंस का लेवल अपने आप में बड़ा हो। अगर आप ये सारी क्वालिटी अपने आप पैदा करना चाहते हैं, आपकी डिसिप्लिन लाइफ हो, दिन भर आप थिंक करते हो, सब्जेक्ट के साथ आपका जुड़ाव हो, आप समाज को देना चाहते हैं तो आप बन जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोगों में से सब बनते हैं। तो मेरा अपना विजन है कि आप अपने अंदर जो चीज बनना चाहते हो उसकी सारी क्वालिटी अपने अंदर पैदा कर लो। आप सोचते हैं मैं IAS बन जाओगे, आप IAS के लिए जो रिक्वायरमेंट है उन्हें फुलफिल करो। IAS की सबसे अच्छी होनी चाहिए जीके। अगर आप जीके पढ़ते ही नहीं और कहते हैं मैं IAS बनना चाहता हूं तो कैसे बन पाओगे। तो हर पर्सनैलिटी या हर प्रोफेशंस को जिसको आप ऑप्ट करना चाहते हो वो एक महत्वपूर्ण होता है। जब मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग में पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस क्रिएट चलते रहते हैं, लगातार मैं सोचता रहता हूँ और कई सारी ऐसी चीजें सोच रहा होता हूँ जो अभी क्वेश्चंस नहीं आए लेकिन वो फ्यूचर के क्वेश्चंस होते हैं और इनमें से क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। आपने देखा क्वेश्चन आता था कि n बराबर 1 में पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता कहाँ मैक्सिमम है, तो आपने कहा मिडिल ऑफ द बॉक्स। मैंने बता दिया भाई मैक्सिमम क्यों आ गई। कर्व हमें बता रहा है तो यहाँ कर्व ने पीक वैल्यू दिखाती, जहां वैल्यू ज्यादा दे रहा है मींस पाए जाने की प्रायिकता वहां ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जहां होती है ज्यादा, इसका मतलब उसके पाए जाने की प्रायिकता वहां ज्यादा होती है। अब हम आप गए n बराबर 2 में गए, n बराबर 2 में देखा पार्टिकल के मिड में पाए जाने की प्रायिकता 0 हो गई। पाए जाने की प्रायिकता कहां हो गई, 0 L/2। मिडिल ऑफ द बॉक्स में कभी भी पार्टिकल नहीं पाया जाएगा। कब, जब पार्टिकल n बराबर 2 में है। अब आपका आंसर कैसे चेंज हो गया, तुरंत चेंज हो गया कि n बराबर 1 में पूछ रहा है तो पाए जाने की प्रायिकता मैक्सिमम, और जब पार्टिकल किस में चला गया, ग्राउंड स्टेट की बजाय, इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट, n बराबर 1 स्टेट को, जिसकी एनर्जी मिनिमम हो, ऐसी स्टेट को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। जब हम n बराबर 2 में गए तो n बराबर 2 में बच्चों में पता चला कि पार्टिकल के मिड में पाए जाने की प्रायिकता
जीरो होगी। लेकिन यहाँ दो पॉइंट ऐसे आ गए बीच में जहां पर पाई जाने की प्रायिकता मैक्सिमम है। तो यहाँ से जब 0 से L/2 के बीच में जाओगे तो कुछ तो कैलकुलेट करके देखेंगे, कुछ फिगर कैलकुलेट के बता देंगे कि ये पॉइंट L/2 और ये पॉइंट हमारा क्या है। अगर आप गेट के पेपरों को उठा के देखें पीछे के 10-20 ईयर्स के पेपरों को तो आपको पता चलेगा 3 या 4 बार क्वेश्चन इस पर आ चुका है। क्या कहता है, कई बार तो कहता है कि n बराबर 2 में बताएं कि n बराबर 2 के अंदर पार्ट 2 के पाए जाने की प्रायिकता किन पॉइंटों पर मैक्सिमम है। तो आपको क्या आंसर मार्क करना है, x बराबर L/4 और x बराबर 3L/4। इन पे साई की वैल्यू क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम होगी। ये किसके लिए आया, इसे हम बोलते हैं n बराबर 2 या फर्स्ट एक्साइटेड। जब भी मैं FES लिख रहा हूं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर तो उस FES को सदा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पढ़ें। ब्रीफ में लिखता हूं लेकिन इफेक्टिव लिखता हूं F4 फर्स्ट, E4 एक्साइटेड, S4 स्टेट। क्या हुआ, दुनिया बदल गई। क्या बदलते, एन चेंज बदलते और कुछ इशारा भी दे रही है नेचर, क्या कि सदा समय एक साथ नहीं रहता। जब एन बराबर में पार्टिकल जहां पाए जाने की प्रायिकता को मैक्सिमम महसूस कर रहा था कि हमें ज्यादा समय रहूंगा, एन बराबर 2 में उसी पॉइंट पे कह दिया कि हमें कभी नहीं होगा। और कुछ जिंदगी में दिनों रात की तरफ इशारा है, सुख दुख की तरफ इशारा है क्वांटम मैकेनिक्स का, सब चलता है। अगर आप जिंदगी पे यहाँ पे जाके जोड़ें तो आपको पता चलेगा कि हर अंधेरे के बाद रोशनी और रोशनी के बाद अंधेरा होता है। जहां n बराबर 1 में पार्ट के लिए ढूंढ रहा था कि यहाँ पे प्रायिकता उसको मैक्सिमम मिल रही थी, n बराबर 2 में जाते वहां पाए जाने की प्रायिकता शून्य हो गई। और जैसे ही n बराबर 3 में गया तो फिर उसे पता चला उसी पॉइंट पर उसे मैक्सिमम प्रायिकता महसूस हो रही है। अगर आप कर्व पर देखो जाके, ऐसा नहीं हो रहा क्या, देखो कर्वों पे। और n बराबर 4 पे फिर उसकी स्थिति वही हो गई, क्योंकि n बराबर 4 पे जब हम इस लूप को देखेंगे और इसका स्क्वायर रूट देखेंगे तो इस टाइप के कर्व मिलेंगे हमें। तो यहाँ पर हमें पता चलेगा n बराबर 4 में ये मिडिल ऑफ द बॉक्स ये यहाँ बीच में मिलेगा। यहाँ से फिर ये n बराबर 4 के लिए फिर प्रायिकता की होगी। तो क्या आप देख रहे हैं, n बराबर 1 पर जिस पॉइंट पर पाए जाने की प्रायिकता मैक्सिमम थी, n बराबर 1 में जिस पॉइंट पे n बराबर 2 में जाके 0 हो गई, n बराबर 3 में फिर मैक्सिमम हो गई और n बराबर 4 में फिर 0 हो गई। क्रम चलता रहता है। क्लासिकल मैकेनिक्स हमसे क्या कहती, क्लासिकल मैकेनिक्स हमसे ये कहती कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर सेम होगी। और क्वांटम कुछ अलग ही बोल रही है। क्या कह रही है, क्वांटम मैकेनिक्स ये कह रही है कि बेसिकली जो हमारे पॉइंट्स होते हैं उन पर प्रायिकताएं चेंज होती हैं और प्रायिकताएं क्वांटम नंबर पर निर्भर करती हैं। और बेसिकली क्वांटम नंबर इतना सिग्निफिकेंट होता है कि जैसे ही n की वैल्यू चेंज होती है, पार्टिकल अगर n बराबर 1 में जहां पाए जाने की प्रायिकता मैक्सिमम थी, n बराबर 2 में 0 हो गई, n बराबर 3 में फिर सिचुएशन चेंज हुई, 4 में फिर सिचुएशन चेंज हुई और चेंज चलती रहती है। अब क्वांटम और क्लासिकल का कॉन्फ्लेक्शन आपको समझ में आना चाहिए, कहां चेंज हो रहा है। अब महत्वपूर्ण चीजें, अब ये ना सोचें कभी महत्वपूर्ण अध्याय इसका खत्म हो गया, क्योंकि अभी तो शुरू हुआ। मेरे पास सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि एक टॉपिक में जब मैं जाता हूं तो मेरे माइंड में उस टॉपिक से निकल कर आना भारी होता है। क्यों? क्योंकि आपके लिए बस एक एक्सप्रेशन होंगे, लेकिन मेरे लिए तो ये पता नहीं कितनी सारी चीजें मेरे माइंड में पैदा करके ला रखी हैं। अब तुम्हें सोचना क्या है, उसको सुनना शुरू करें और बहुत महत्वपूर्ण बातें सुनना शुरू करें कि बेसिकली जो हमारे कर्व्स हैं वो हमसे क्या कहते हैं। ये कर्व्स भी हमसे कुछ कहते हैं। अगर हम ये बताने की कोशिश करें कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता x बराबर 0 से लेकर L/2 के बीच में कितनी है, सारी कहानी चेंज हो जाएगी। अगर पार्टिकल केवल n बराबर 1 स्टेट में है, ध्यान देना मेरी बात, देखो चीजें कैसे बदलती हैं उसको भी सुनना। n बराबर 1 ही स्टेट में है पार्टिकल और हमसे कहता है कि हमें सर बताना है कि 0 से लेकर L/2 तक पाए जाने की पार्टिकल की प्रायिकता क्या है। मैं पेन भी नहीं लगाऊंगा, मैं पता तुमसे क्या करूंगा, आप इस लाइन को खींच दें। ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो x बराबर 0 से लेकर L/2 तक की प्रायिकता बताएगा। और जो हमारा ये वाला एक कवर्ड एरिया आएगा, ये L/2 से लेकर तक, और ये कवर्ड एरिया दोनों सेम है।
तो क्या होगा, हाफ प्रायिकता है, हाफ प्रायिकता है। तो मिडिल ऑफ बॉक्स के लेफ्ट में पाई जाने की प्रायिकता x बराबर 0 से लेकर x बराबर l/2 तक और x बराबर l/2 से लेकर l तक टोटल प्रायिकता जो हाफ हाफ होगी, बशर्ते कंडीशन लगा रहा हूं, बशर्ते केवल पार्टिकल n बराबर 1 स्टेट में है ऑल द टाइम। भाई अगर आपने क्या कर दिया, अगर ये बात नहीं कि पार्टिकल केवल n बराबर 1 में है, तो आप ये मत सोचना कि यही प्रायिकता 1 हो जाएगी इसी रीजन में, फिर तो हमें सारे रीजन्स लेने पड़ेंगे। समझे बात? इसका मतलब क्या है, इसको भी सुने, काम की बात है। पार्टिकल हमारा n बराबर 1 में है केवल और केवल, तो हाफ प्रायिकता यहां होगी और हाफ प्रायिकता हमारी यहां होगी, हाफ हाफ होगी। और सपोज किया पार्टिकल n बराबर 1 और n बराबर 2 में होगा, तब क्या करोगे, दोनों में हुआ, तब कहानियां चेंज होनी शुरू हो जाएंगी, चीजें बदलेंगी। क्यों? आप ये ना मान के चले कि पार्टिकल के ऊपर आप कंस्ट्रेंट देखेंगे क्या लगा रखी है, उसने कहा पार्टिकल केवल ग्राउंड स्टेट में रहता है, तो आप लगा पाएंगे हाफ प्रायिकता है, हाफ प्रायिकता है। लेकिन अगर आपने पार्टिकल को दो स्टेटों के सुपरपोजिशन से लिख दिया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, तब हमारे लिए चीजें चेंज हो जाएंगी, तब हमारे इन कर्मों के साइज चेंज होने लगेंगे, तब बहुत कुछ चेंज होने लगेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं और देखता हूं कि आप उसका क्या जवाब देते हैं। मैंने एक क्वेश्चन बनाया, क्योंकि यहाँ क्वेश्चनों की बहुत बड़ी श्रृंखला है, मैं देखता हूं कि आप कहां तक ले जाता हूं आपको। साई एक्स की वैल्यू अगर हमसे कहता है कि साई एक्स दे दिया उसने हाफ साई 1x प्लस i√3/2 साई 2x, ये कह दिया। अब हाफ और हाफ प्रायिकता नहीं ले सकते। अब पार्टिकल ने n बराबर 1 स्टेट की बजाय n बराबर 2 का भी दामन पकड़ लिया है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल n बराबर 1 में भी है और n बराबर 2 में भी है। अब प्रायिकता यहां से ना ढूंढे, अब इस वेव फंक्शन में ढूंढे। अब इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर 1/4 प्रायिकता यहां है और 3/4 प्रायिकता यहां है। जब पार्टिकल केवल आपने n बराबर 1 स्टेट में ले लिया है, तब क्वेश्चंस बदल गया। जब पार्टिकल n बराबर 1 और 2 में आया, तो फिर आपको वेव फंक्शंस पता हो, तब आपको ये पता हो कि उनकी प्रायिकता भी पता हो कि उनकी पाए जाने की संभावना n बराबर 1 में कितनी है और n बराबर 2 में कितनी है। वो आप यहां से नहीं बता सकते, उसके लिए हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से वेव फंक्शन पता होना चाहिए, जिससे हमें ये पता चले कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो चेंज हो गया है। क्यों? इससे ही हम पता कर पा रहे हैं कि वेव फंक्शंस अब दो जगह है पार्टिकल, एक n बराबर 1 में और एक n बराबर 2 में। और n बराबर 1 में प्रायिकता कल मैं पढ़ा रहा था, ये होगी इसका स्क्वायर कितनी 1/4, यहाँ पे कितनी हो गई, तो आंसर हमारा चेंज हो गया, बराबर 1 होगी नेट प्रायिकता। अब यहां एनर्जी बदल जाएगी क्योंकि प्रायिकता है। अब पार्टिकल को क्या कहोगे, अब जब इसका वेव फंक्शन प्लॉट कर रहे होगे, तो वेव फंक्शन प्लॉटिंग में आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो जाएंगी, ये बहुत ही प्यारी चीज है। आप n बराबर 2 से ऊपर के स्टेट के वेव फंक्शन नहीं दिखाएंगे। जब आप इन लूपों को बना रहे होंगे, तो उन लूपों के जो एरिया कवर्ड एरिया हैं, वो इस तरीका से हमारे बन के आने चाहिए कि अगर वो नेट प्रायिकता को 1 शो कर रहे हैं, तो वो हमारे कवर्ड एरिया इस तरीका से आए कि 3/4 जो कवर्ड एरिया है वो इसको कवर करे और 1/4 इसको कवर करे। मींस जो हमारे पास ये लूप बन के आ रहे हैं, इन लूपों के द्वारा जो कवर्ड एरिया यहाँ नीचे कवर होंगे, उसको इनसे ही पता चलेगा, इन प्रायिकताओं को कवर करते हुए बनेंगे। यहाँ पे सपोज कि एरिया हमारा इस वाले का x आया इन केस, और प्रायिकता को आप बांटना चाहते हो, तो यहां पे जो कवर्ड एरिया है वो हमारा 3x आए। जब क्या हो x अपॉन x प्लस 3x, वो प्रायिकता यहां पर कवर हो जाए। जैसे ये कवर्ड एरिया हमारा यहाँ पे जो बन के आया वो x आया, आप समझ नहीं पा रहे, मैं फिर से समझाता हूँ। ये x कवर्ड एरिया आया और यहाँ पे जो कवर्ड एरिया ये पूरा का पूरा कवर्ड होता है, यहाँ पे ये चेंज होंगे, इनके साइज चेंज होंगे, तो वहां पे कवर्ड एरिया हमारा 3x रहना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, प्रायिकता कैसे बांटोगे फिर कवर्ड एरिया में? ये इनके ये जो बन रहे होते हैं, ये ना सोचे कि सदा इसी तरीका के बनेंगे,
कि इससे चेंज होते हैं कवर्ड रीजन्स, कि हमारा जो वेव फंक्शन है जो हम रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि कवर्ड एरिया तो प्रायिकता को कवर करते हैं, तो प्रायिकता उसी रेशो में एरिया के हिसाब से प्रोपोर्शनल होती है। प्रायिकता किसके प्रोपोर्शनल है, जो वेव फंक्शन कवर कर रहा है और जो एक्स कवर कर रहा है। जैसे इस रीजन की प्रायिकता को आप कवर कर रहे हो केवल इसी में, तो आपका ये अगर यहाँ का एरिया ये एक्स आया तो यहाँ का भी एक्स आएगा, जब तो आप कहोगे कि यहाँ पे भी प्रायिकता उतनी है, यहाँ भी प्रायिकता उतनी है। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि अगर यहाँ का कवर्ड एरिया हमारा एक्स दिखा रहा है तो हमें यहाँ का कवर्ड एरिया 3x दिखाना पड़ेगा। कब? जब हम इस वेव फंक्शन को बना रहे होंगे। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रायिकता यहाँ पे 1/4 दिखानी है और यहाँ पे 3/4 दिखानी है, तो x 3x से कैसे बांटोगे, फिर एरिया हमारा x आ गया और ऊपर 3x आया, तो फिर ऐसे बांटोगे कि x अपॉन x प्लस 3x, तो हमारा टोटल तो एरिया हो जाएगा 4x, और x से डिवाइड करेंगे तो प्रायिकता किसमें को डिनोट कर देगा, इस स्केल में, और ऊपर वाली स्केल में कैसे लेके चलोगे 3x अपॉन x प्लस 3x। कभी सोचा था क्या फिजिक्स ऐसे चल रही है? तुम्हारे लिए फिजिक्स पता नहीं क्या है, लेकिन एरिया कवर्ड भी तय करते हैं। फिर आप ऊपर नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर यहाँ पे मैं वेव फंक्शन चेंज करूंगा और क्वेश्चंस आज नहीं आया तो कल आएगा, पर आएगा। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मैंने क्वेश्चन नहीं देखे, लेकिन मैं उस दौर में पहुंच गया हूं जिन पे मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा हूं क्या आएगा। आया क्या है वो भी बता दूं, ये आया है, क्या चुका, ये आ चुका टेन बराबर में पार्टिकल के x बराबर 0, x बराबर l/2 और l/2 से लेकर l पार्टिकल l बराबर 1 में है। पाई जाने की प्रायिकता कितने हिस्से में बटी होगी, तो 1 होगी, आधी संभावना है। या ऐसा पूछता है कई बार पार्टिकल के मिड में पाई जाने की प्रायिकता कितनी होगी, या n बराबर में पार्टिकल कहाँ पे मैक्सिमम प्रायिकता रखेगा, n बराबर 2 में कहाँ होगा। एक प्रोजेक्शन तो देखो मेरा ये है जो मैं तुम्हें लाइन दे रहा था। अगला जो प्रोजेक्शन है उस पर सुने, जिस पर भी नहीं सोचा जा रहा लेकिन सोचा जाएगा आगे। मैं एक चीज पे मेरा कॉन्फ्यूजन है, मैं सदा सोचता हूँ इस बात को कि फिजिक्स जो चलती है वो दो तरीका से चलती है, कि आप एग्जामिनर को पीछे छोड़ जाते हैं या एग्जामिनर आपको पीछे छोड़ जाता है। ये सह और मार का गेम चलता है फिजिक्स में। एज ए टीचर मैंने क्या महसूस किया है कि आपको अगर एग्जामिनर हर बार पीछे फेंक देता तो आप कंपटीशन पास नहीं करेंगे। आपने अगर पहले सोच लिया है कि एग्जामिनर यहां तक सोचेगा तो आप निश्चित तौर से पीछे छोड़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि बच्चे कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से क्यों सेलेक्ट हो जाते हैं, फैकल्टी तय करती है, क्योंकि फैकल्टी आपका विजन बढ़ाती है। कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं, वहां पे ऐसे एसेट्स होती हैं प्रोफेसर्स की, जो आपका सब्जेक्ट में वो इंटरेस्ट डेवलप कर देते हैं कि कभी आपने सोचा ही नहीं होगा कि फिजिक्स ऐसे चलती है। और कई बार फैकल्टी उसे इतना बोझल बना देती है कि वो बच्चा उससे घबराने लगता है, वो सोचता है कि फिजिक्स भगवान जाने किसने बनाई। लेकिन फिजिक्स एक ऐसी फिजिक्स है जो इमेजिनेशन में चलती है, जहां आप क्या करें, चीजें सामने आ जाए फिर उसके बाद सोचना शुरू करें कि इसका स्कोप कितना है, कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब देखें दूसरी बात, आपने क्या किया, कंस्ट्रेंट लगा दी, फिर क्या कह दिया। देखो कंस्ट्रेंट कैसे तय करती है, कंस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने केवल कह दिया पार्टिकल केवल इसी स्टेट में है और ना जाए, कहा एक पार्टिकल ऐसा है जिसका वेव फंक्शन √2/L sin 2πx/L है। देखो क्वेश्चन कैसा बदलता है, कहता पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता निकालिए, कहां x बराबर 0 से लेकर L/4, x बराबर L/4 से L/2, x बराबर L/2 से 3L/4, x बराबर 3L/4 से x बराबर L। पूछली प्रायिकता, इसकी करस्पॉन्डिंग निकालो, तुम डर जाओगे, सोचोगे अरे ये तो बड़ी मेहनत का काम है। तुम्हारे लिए हो सकता है बहुत मेहनत का काम हो, पर मैं कहूँगा बिल्कुल मेहनत थी नहीं इसमें, हमें पैर भी नहीं लगाना। ये हमारे अगर लूप्स सारे बराबर हैं, ये क्षेत्र इसके बराबर है, ये वाला क्षेत्र इसके बराबर है, तो प्रायिकता बराबर बांट दो। आंसर इसका होगा 1/4 बराबर 1। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए यह है कि हमें ये पता हो कि पार्टिकल वेव फंक्शन का हमारा केवल n बराबर 2 में है। जब आप ऐसा ले रहे हो तो आपने ये मान लिया पार्टिकल ना तो 1 में है, ना 3 में, ना 4 में, कहीं नहीं है। कहाँ है?
केवल इसमें। अब आपसे मैं गलती कराता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आप गलती करोगे। ये तो बहुत ही काम कर लिया तुमने सोचा अब तो अपने के लिए जीत लिए। ऐसा कुछ खिला नहीं जीता। अब मुझे पता चलेगी, क्या पता चलेगी कि क्वेश्चन आया गेट में और सब बच्चे गलत करके आए। अब मैं तुमसे पूछता हूं तुम गलत करोगे या सही करोगे। मैं पूछता हूं एक पार्ट के बराबर बनने हैं, मैं वेव फंक्शन लिखे देता हूं। जब बोर हो जाओ मुझे बता देना, मेरी एफिशिएंसी कुछ ज्यादा है कभी मेरे चक्कर में आगे ना तुम 2-4 बेहोश हो सकते हो। मुझे क्वांटम मैकेनिक्स से जब मैं फिजिक्स पढ़ा रहा होता मुझे टाइम का नहीं पता चलता। टाइम का पता किसको चलता पता क्यों जी? जो कह रहे होंगे हम सुबह जल्दी जगे थे कुछ ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कहाँ फंस गए, कुछ सोच रहे होंगे क्वांटम किसने बनाई, काश हाइजेनबर्ग मिल जाए श्रोडिंगर मिल जाए, ऐसे भी तो होंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो बहुत सारे मेरे दिल की शांति के लिए सोच रहे होंगे, सब नाराज होंगे तो कह दो सर सब समझ आ रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। लेकिन सच बताऊं तो एज ए टीचर मैंने ऐसा महसूस किया है इतने साल में, दुनिया में सबसे आसान काम है पढ़ाना, अगर तुम्हें आता तो, और दुनिया में सबसे मुश्किल है दूसरे का लेक्चर सुनना। क्यों? जो पढ़ा रहा होता है उसे तो आनंद आ रहा होता कि उसे पता चीजें ऐसा हो रही है, और जिसे सोचना वो सोच रहा, उसे सोचना पड़ता कभी हो क्या रहा है। चलो तो मैं थोड़ी देर हंसा देता हूँ एक बात पर। एक मेरा स्टूडेंट था, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कई बार स्टूडेंट भी फोन करके मेरी वीडियो देख लेते हैं, कई बार कहते हैं सर ने हमारा नाम दे के कह दिया, तो नाम नहीं लेता। एक मेरा स्टूडेंट था, लेक्चर चल रहा था, वही टाइम हो रहा करीब 12 बजे के आसपास का, 12 बज रहे थे। और संडे की मेरी क्लासेस जनरली लेंदी जाती हैं। संडे में चाहता हूँ कि बच्चों की जो पूरे दिन की एनर्जी है सारी यहीं कंज्यूम कर दूँ। तो वो चलता है, मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा था और पढ़ाते पढ़ाते कहता है, खड़ा हुआ, बोला सर क्या कर रहे हो तो मुझे अभी भी याद है, मैं उस दिन थर्मोमीटर के पढ़ा रहा था न्यूक्लियर फिजिक्स की। तो मैंने उससे तुरंत से कहा, भाई तो सरदार था, क्योंकि सरदार की तुम्हारी गलती थी 12 बजे तो हालांकि मेरा ऐसा कुछ मानना है नहीं, लेकिन बाई चांस की बात थी वो, मैं ऐसा नहीं मानता कि कुछ ऐसा सरदारों में कुछ अलग होता है एज ए ह्यूमन बीइंग। उस दिन बाई चांस ऐसा ही हुआ कि उसने सही 12 बजे के आसपास ही, मतलब 2-4-5 मिनट आगे पीछे हुए थे, मतलब बच गए थे बर्बाद है। फिर एकदम से वो एकदम उठा और मुझसे कहने लगा, सर ये क्या पढ़ा रहे हो? मैंने कहा भाई मैं फर्मी थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो क्या था उसके दिमाग में पता नहीं क्या सवाल चीज होती कि सर क्या करा रहे हैं। फिर मुझसे कहने लगा, सर ये आती कहाँ है? अब मुझे थोड़ा जोर भी पड़ा, यार ऐसा क्यों कह रहा है? फिर मैंने उससे कहा तो चल ऐसा करते हैं, इस बार जाएंगे। और देखो वो ईयर मुझे याद है, उस साल फर्मी थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स पे 2 क्वेश्चन आए। अब मैं तुम्हें इशारा क्या दे रहा हूँ? इशारा ये दे रहा हूँ कि कई बार हम ये सोच रहे होते हैं कि सब पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, इतना डीप क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन पता चला उनमें से क्वेश्चन होते हैं, उसी पैटर्न के होते हैं। तो ये ना सोचें, पेपर के समय जब भी आप पढ़ें तो यही सोच कर पढ़ें कि यही आने वाला है। बात को समझ गए हो? और अगर ये काम तुमने नहीं किया तो दिन कुछ खराब आने वाले हैं तुम्हारे। पेपर को जब भी आप तैयारी करें तो एक चीज सदा याद रखें, विजिलेंट रहेंगे, सदा सोचते रहें कि सब जहां सोचवा दें यही क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, और तुम्हें पता चलेगा पेपर सब यही आएगा, कुछ इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। बात को समझ गए? क्वेश्चन मेरा क्या है उसे सुने और पहुंचे आगे। ये तुम्हें थोड़ी देर रिलैक्स किया था मैंने, चल गया पता? हाँ जी। तो प्रोबेबिलिटी x1 से लेके x2 तक का जो एक्सप्रेशन होता है बच्चों, इसको तो कभी भूलो ही मत, ये रिमेंबर भी रखना है। और इस पर मैं काफ़ी डिस्कशन ऑलरेडी दे चुका हूँ। ये हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि अगर हम x1 से लेके x2 तक पाए जाने की प्रायिकता ढूंढ रहे हैं पार्टिकल की, तो होती है इंटीग्रल x1 से x2 साई स्क्वायर dx, ये होती है। क्या करें यहां से? साई हम ले लें, वो हमारे पास था, और ग्राउंड स्टेट के लिए हम चाहते हैं प्रायिकता निकाल ली x बराबर 0 से लेकर x बराबर l/2। आप कहोगे सर इसी को क्यों लेते हो? ये बेसिकली गेट का आया हुआ क्वेश्चन है। ये तो मुझे याद नहीं रहते, लेकिन मुझे पता रहता है क्या क्या हुआ है।
सब क्वेश्चनों के आंसर लगे रहते हैं, सब पता रहता क्या आ चुका है ना। ज़्यादा समय पढ़ाने का ये फायदा इतना ज़्यादा मिलता है कि मुझे सब पता है कि इस पर क्या क्या क्वेश्चन पीछे पूछे गए, तो मैं समय कवर करता हूँ। तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि x1 से लेके x2 तक अगर हमें प्रायिकता पूछनी है तो ये फॉर्मूला पूछा। उसने पूछा पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में है, किसमें है, ग्राउंड स्टेट, और कहता है आपको प्रायिकता बतानी है, कहां से कहां तक बतानी है, 0 से लेकर x बराबर L/4। आज का सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन फिर से आने वाला है। जो आने वाला उसे उसकी भी दिशा दे रहा हूं मैं, क्या आने वाला है मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं। आने वाला जो है उसको भी सुनो क्या आने वाला है, क्योंकि फिर मिस ना कर जाऊं। हर समय मुझे भी एक खतरा रहता है मैं भूल ना जाऊं उस चीज को। क्वेश्चन आने वाला है कि ये तो आ चुका, अब मैं तुम्हें बताता हूं क्या इस पर फ्यूचर स्कोप है। स्कोप ये है कि पूछेगा कि 0 से लेके L/4 तक प्रायिकता और L/4 से लेके L/2 तक प्रायिकता की रेशो क्या होगी ग्राउंड स्टेट में। बन गया क्वेश्चन, बिल्कुल नया। हालांकि मैं केवल x बराबर 0 से x बराबर L/4 से सॉल्व करूंगा क्वेश्चन, आपको ट्रिक्स दूंगा, सॉफ्ट ट्रिक्स, उससे देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे। कुछ ज्यादा लंबी तो नहीं चली गई, कितना समय हो गया, 1 घंटा 11 मिनट। चलो नहीं तो कुछ अभी तो करेंगे। तो ये क्वेश्चन कवर करता हूं मैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे कुछ और चीजें। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस को क्या लेंगे 0 से L/4 और वेव फंक्शन हमारा वेव फंक्शन का स्क्वायर लेंगे 2/L sin स्क्वायर πx अपॉन L इंटू dx। फंक्शन किसका लेना है, ग्राउंड स्टेट का। कितना होता है √2/L sin πx अपॉन L, ये तो होता है फंक्शन। तो यहां से बच्चों क्या आ गई 2/L, ये वैल्यू बाहर ले आओ और फिर से क्या कर लो इसको 1 - cos 2x 0 से L/4 और इसको लिख लो 1 - cos 2πx अपॉन L/2 इंटू dx। उसके बाद क्या करो बच्चों से इंटीग्रेट कर दो, क्या आ गया 2 से तो 2 कैंसिल कर दो, ये क्या आ गया 1/L x माइनस cos का इंटीग्रेशन बताओ जल्दी से, क्यों जी sin 2πx अपॉन 2π 2 पाई अपॉन L यस सर, डिवीजन पाएगा ये यस सर, और 0 से लेकर L/4 L/4 ये तो आया। यस सर। तो यहाँ पे देखें क्या वैल्यू क्या आ गई हमारी, यहाँ से इसको देखें सॉल्व करके 1/L और x क्या रख लिया बच्चों L/4 माइनस L/2π और साइन जल्दी से बताएं क्या बना π/2 सर। π/2 बन गया ना। यस सर। और जब 0 रखोगे तो 0 हो ही जाएगा, लोअर लिमिट रखोगे माइनस करके लोगे ना, ये भी 0 और ये भी 0, साइन 0 0 होगा और x 0 करोगे तो 0। तो अपन लिमिट से ये वैल्यू आ गई हमारी। क्या आ गया आंसर बच्चों, और एग्जामिनर ने आंसर इसमें 1/4 भी दिया हुआ था। गया उनका जिन्होंने 1/4 आंसर मार्क किया। आंसर क्या होगा 1/4 माइनस 1/2π। अब इसका मतलब समझो, इसकी ट्रिक समझो। कुछ मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही भसक सी मच गई यहाँ पे, है ना, ऐसे हो रहा ना। चलो दोबारा से छोटा सा बना लेते हैं, कोई बात बनी जाती है अक्सर, एक बार तो बार कर लग जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ क्या होगा। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब इसकी डीप में जानना शुरू कर दोगे ना एक बार, भगवान करे तुम्हें सब बुद्धि आ जाए, है ना। अभी तो बच्चे बड़े बड़े गुमराह होते हैं, कोई कहता CGL की तैयारी कर लो, कोई कुछ कहता पूरे दिन कंफ्यूजन में जीते हैं। तो कंफ्यूजन में मतलब ये बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, एंजॉय करो इसे। इतना बढ़िया सब्जेक्ट भगवान ने बना के भेजा धरती पर, और तुम क्या सोच रहे हो, तुम भोजन करके पढ़ते हो, भोजन वाला सब्जेक्ट नहीं है। चलो मैं डायग्राम फिर से बनाऊंगा।
बॉक्स साइज का। अब समझो बात को और सुनना शुरू करो। 10 मिनट में ले आओ इसे, तो थोड़ा बहुत अगर करो ना हो तो बिल्कुल सही साधना दो। देखो समझना क्या था और कहाँ हम चूक करते हैं उसको सुनो। चूक हम यह करते हैं कि अगर इसको हम 4 पार्ट्स में बांटें, 4 इक्वल पार्ट्स में, क्या लेते हुए ये L/4 है, ये हमारा 2L/4 है, ये 3L/4 है, ये 0 है, वो L है और यहाँ 0 है। ऐसे तो बांटोगे? क्या देख रहे होगे? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ये जो एरिया है ये वाला, ये प्रायिकता को दे रहा है 1/- ये प्रायिकता पता कौन सी होगी? x बराबर 0 से लेकर L/4 तक। हमें क्या सोचना था, जो हमें आंसर देते समय सोचना था। अगर इस एरिया को देख रहे होगे, अब इस एरिया को देखो, इस ये वाला रीजन ये ज्यादा है, देखो इससे जो यहाँ पर कभी पढ़ा था ये, इस यहाँ पर कवर ज्यादा है, एरिया कवर कर गए। यहाँ थोड़ा स्लो बढ़ा था तो यहाँ पे एरिया कम कवर हुआ। हमारे पास प्रायिकता का हमसे पूछता है L/4 से लेकर L/2 तक निकालो। तो तुम बच्चों पता क्या करोगे? तुम इस इंटीग्रेशन से जाओगे, मैं नहीं जाऊंगा। मैं पता क्या करूंगा, हाफ से घटा दूंगा यहां से इधर पाए, क्योंकि ये एरिया मुझे साफ पता चल रहा है, ये कवर एरिया इधर का कवर एरिया सेम है। इसका मतलब है प्रायिकता मिड के मुकाबले देखी जाए तो पार्टिकल केवल ग्राउंड स्टेट में तो हाफ हाफ में बटी हुई है। तो यहां से यहां तक हाफ पता है मुझे, यहां से यहां तक हाफ पता है, यहां से यहां तक की प्रायिकता मुझे पता चल गई। तो मैं क्या करूंगा, यहां की प्रायिकता निकालने के लिए हाफ पे से घटा दूंगा। तो कितनी होगी प्रायिकता? हाफ माइनस 1/4 माइनस 1/2 कितनी आ गई बच्चों? 1/4 प्लस 1/2। हाँ सो कोई दिक्कत हो रही है? सोना नहीं है, कोई जगह रहना सब। हाँ मजबूत बन जाओ। साथ साथ ये भी सोचा करो कि ललित सर 4 घंटे खड़े हुए हो लिए। हाँ तुम तो बैठे हो, वैसा हालांकि ये सोच रहे होगे कि खड़े रहना आसान है। सदा लगता है ऐसा, क्यों नहीं लगता क्या? दूसरा आदमी जो काम कर रहा होता है वो लग रहा होता ही है ना। जैसा कि आप पता बच्चे सोच रहे होते हैं कि भाई ये दूसरा ये जो काम है ये मुश्किल है। जैसे बच्चा पढ़ता है, हमारी बच्चे तो छोटे छोटे ये सोच रहे होते हैं ये भगवान जाने किताब किसने बनाई थी। बाद में जब उनकी यूटिलिटी पता चलती है तो एक एज पे जाके पता चलती है, फिर पता चलता है ये सही बताती है ना। क्योंकि एक स्टेज पर तो जाके लग रहा है कि अगर कोई कुछ पढ़ नहीं रहा, कुछ उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो फिर जीने का मकसद भी क्या है। मैं क्वेश्चन तक तुम्हें पहुंचा चुका हूं। पूछता है इन दोनों की प्रायिकताओं की रेशो बताइए, तो आपको क्या दिक्कत है निकालने में? ये निकाल चुके हो, ये हमें पता है। डिवाइड कर दो, प्रायिकता की रेशो निकल गई। ये पूछता है प्रायिकता कहां ज्यादा होगी इन दोनों रीजन्स में, तो ये खुद ही पता चल रहा है ज्यादा। कहेगा इन दोनों में अंतर बताओ प्रायिकता का कितना होगा, तो इसमें से इसको घटा दो। अंतर नहीं समझ रहे? कहेगा कहां ज्यादा है, इस रीजन में ज्यादा है। अब आगे पहुंचो, पूछता है प्रॉपर्टी निकालिए L/2 से लेकर 3L/4। बच्चों एक बात सदा याद रखना, तुम पे विकल्प वो भी था, कौन सा वाला, जब तुम कैलकुलेशन करके जाते, लेकिन मैं नहीं कहूंगा उससे जाओ, एक जगह सीखो, फिर आगे उसी को बढ़ाना सीख जाओ। क्या होगा, ये रीजन और इस रीजन का कवर एरिया सेम है, तो प्रायिकता भी कवर सेम करेगा। यही तो मैंने सिखाया है इतनी देर से। तो कितना आंसर हो गया? 1/4 प्लस 2।
अब गई प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कहां से कहां तक, 3l/4 से l क्या गई 1/4 minus 1/2 2 पाई क्या किया तुमने, एक जगह निकाली थी केवल और 3 जगह की खुद प्रोजेक्ट कर दी। अब आप ये सोचो कि क्वेश्चन खत्म हो गए, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा खत्म हो गए। मैं दूसरी तरीका से इस प्रॉब्लम को उठाऊंगा। उसके बाद मैं कहूंगा कि पार्टिकल की प्रायिकता l/4 से 3l/4 तक और पार्टिकल की प्रायिकता x बराबर 0 से l तक, इनकी रेशो निकालिए। बना दिया मैंने क्वेश्चन। अब आप ढूंढते रहना बुकों में, कहीं मिलेगा ही नहीं। तुम कहोगे सर ने नया क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, ऐसे क्रिएट तो करनी है और क्या करना है, पेपर वाला ऐसे बनाता भी है। जब आपकी सोच पढ़ने के बाद उस लेवल पर पहुंच जाए कि आप नई नई प्रॉब्लम कितनी भी क्रिएट कर सकें, तो समझो ललित सर की क्लास अटेंड करने का मतलब है, सर के चैनल को फॉलो करने का मतलब है। क्योंकि मैं तुम लोगों में एक ही चीज देख रहा हूं कि आप फिजिक्स से भागे नहीं, बल्कि एक क्वेश्चन को उठाएं और उसका पोस्टमार्टम करते हैं, कितने दिल से कर सकते हैं, और हर समय इतने ज्यादा विजिलेंट हो जाएं कि आपको क्वेश्चन ऐसे लगने लग जाए कि स्टेज के बाद में कुछ है ही, क्योंकि आपने पहले सोच रखा है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पेपर में जाकर सोचते हैं, वहां नहीं सोच रहा होता, वो तो पहले सोच चुके होते हैं। वहां तो जाकर जो सोच लिया है उसको रिप्लाई कर रहे हैं जाकर। हम सोच रहे होते हैं वहां देवी शक्ति बचा लेगी हमें, कोई देवी शक्ति नहीं आने वाली। पेपर वाले में कुछ थोड़ा ही होता है। आपकी सफलता और असफलता की गाथा तो उस दिन लिख जाती है जो आपने पूरी साल में कर लिया है, वो तो उस दिन प्रिजर्व के साथ रहना बाकी होता है। कई बार बच्चे कहते हैं सर आपको इसके सिलेक्शन का कैसे पता होता है, सबको सब पता होता है। आप सोच रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, नहीं लिख रहे, सब चीजें तय करती हैं। दो ही चीजें तय करती हैं, आप क्वेश्चन को सोच पा रहे हैं और आप लगातार पढ़ रहे हैं, आपका विजुलाइजेशन चीजों पर कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सब चीज कर रहे हैं तो फिर ये सिलेक्शन में कुछ है ही नहीं। हो सकता है प्रोबेबिलिटी ना दे, एरिया कवर्ड की पूछ ले, एक पार्टिकल बॉक्स के अंदर है, कहेगा इसका एरिया कवर्ड और ये वाला जो एरिया कवर्ड है इसकी रेशो निकालो। कुछ पूछ नहीं रहा, वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, उसकी रेशो पूछ रहा है, वो उसी पैटर्न से क्वेश्चन करना है। विजिलेंट रहे। अब आया क्या था, आया केवल ये था। हमने क्या किया, हमने ये नहीं किया, हम इससे आगे बढ़ गए। हमने कहा अगर यहां पूछे तो क्या करें, अगर यहां पूछे तो क्या करें, और यहां पूछे तो क्या करें। फिर रेशो पूछ सकता है, उस रेशो के लिए तैयार रहें। ये जब एस्पेक्ट आप शुरू कर देते हैं तो आपके लिए चीजें इजी होने लगती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अब हमारा स्कोप खत्म हो गया। तुमने क्या सोचना शुरू किया होगा, तुमने सोचना शुरू किया होगा स्कोप खत्म, अब क्या क्वेश्चन बनेगा नया। अब तो बस यही था, अब पार्टिकल का बॉक्स खत्म हो गया। काश ऐसा होता, ऐसा नहीं होता। अब क्या करेगा वो, अब n बराबर 1 में ना पूछेगा, 2 में ले जाएगा। अब कहता पार्टिकल n बराबर 2 में है, x बराबर 0 से लेकर l/4 तक प्रायिकता बताइए। तुमने सोचा ऐसा ही कुछ होगा, अब आंसर सब बदल गया। वहां पे रूप भी बराबर के बन रहे हैं, वहां साइज का वैल्यूएशन कुछ आएगा ही नहीं, लेकिन कुछ बदलेगा। वहां भी देखो मैं बदलता हूं और एक बार करता हूं तो बदलता भी नहीं। देखो आप कैसे मार खाते हो, देखता हूं प्रयास करके तुम खाते हो या नहीं खाते। अब हम क्या चलते हैं, जितनी फिजिक्स में मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसे फिजिक्स में पढ़ाने के लिए सालों चाहिए। हाँ, मैं घुस गया हूं अंदर, अब मैं खुद ही निकलूंगा तेजी के साथ। हाँ, जैसे क्या कहेगा, ये हमारा n बराबर 1, अब इसमें बात ही नहीं कर रहा तो इसकी कहानी खत्म हुई। अब दूसरा कहां आया, n बराबर 2 कहता है x बराबर 0 से लेके l/4 तक प्रायिकता बताओ। ले बेटा ले, अरे बहुत प्यारा बेटा। हाँ जी,
चलो जी, धन्यवाद। यहाँ रख जाए बस। मैं इस क्वेश्चन को पूरा कर दूं, अभी चलता रहेगा तुम्हारा। एक कप चाय लूंगा, मैं पीऊंगा, उसके बाद दूसरी वीडियो शुरू करेंगे। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, रिएक्शन देते रहो। हाँ, अभी क्या है, चाय आती तो फिर एनर्जी मिलेगी ना। और सॉरी भाई, इतनी चाय नहीं मिल पाएंगी क्योंकि चाय मेरे अपने हाथ में ना एक हाई कमान है जो इसके सौंदर्य से मैं पी रहा हूँ। ठीक है, चलो हंस रही है बच्चे। क्वेश्चन सुने और ध्यान से सुने। क्वेश्चन देखो, मैं जी करके बताता हूं इसे। एक पार्टिकल n बराबर, देखो मैंने कहां से शुरू किया क्वेश्चन, सुनो मेरी बात को। n बराबर 1 में क्वेश्चन था, पूछा गया, ये बताया मैंने। आगे किसको बता दिए 1 पे, अभी आगे का पूछा नहीं गया, लेकिन मैंने तुम्हें तैयार कर दिया कि भाई बच्चों पूछे तो ऐसा ऐसा पकड़। अभी वो 1 से इधर भी नहीं आया, एक आप उस पर 2 विकल्प है। मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा 2 विकल्प है। अब तुम्हें विकल्प बता दो, यही टीचर मैं क्या सोच रहा हूँ। अगर मैं पेपर सेट करूँ तो मैं 2 जगह सोचूंगा कि मैं क्या करूँ, n बराबर 1 पे क्वेश्चन बढ़ा दूँ और फर्दर बढ़ा दूँ। क्या कह दूँ, x बराबर 0 से l/4 तक प्रायिकता P1 है, l/4 से लेकर l/2 तक प्रायिकता P2 है। पार्टिकल ने बॉक्स के अंदर है, बॉक्स की लेंथ l है, P1/P2 निकालो। एक तो मुझ पे ये विकल्प है, मैं अपने विकल्पों को सीमित कर लूंगा एज टीचर। फिर तुम कहोगे सर अब आपने सारे रास्ते खुल दिए आगे के। फिर मुझ पे ये विकल्प मुझे सही नहीं लगा, मैंने कहा नहीं, इसे नहीं पूछता, मैं कुछ और पूछता। तो मैं क्या करूंगा, 1 से 2 पे जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, n बराबर 1 पे नहीं पूछ रहा क्वेश्चन, n बराबर 2 पे जाऊंगा। फिर n बराबर 2 पे जाने के बाद कहूंगा कि n बराबर 2 पे पार्टिकल है, तो मुझ पे फिर से वही क्वेश्चन है से क्या, x बराबर 0 से l/4 तक प्रायिकता बताइए, पार्टिकल n बराबर 2 में है। कोई मैंने ठेका थोड़ी लिया कि मैं लिमिट को 0 से l/4 ही रखूं हर बार। मैंने कहा मैं तो नहीं पूछा, मैं तो 0 से l/8 पूछे लेता हूं। बन गया क्वेश्चन है। फिर मैंने सोचा नहीं, इन्हें कुछ और कंफ्यूज करता हूं। मैंने क्या किया, 0 से l/2 पे कह दिया प्रायिकता P1 है, और कह दिया l/8 से लेके और l/4 तक प्रायिकता P2 है, और n बराबर 2 में पार्टिकल ने बॉक्स में P1/P2 लाओ। कभी सोचा तुमने क्वांटम ऐसे चलती है? क्वांटम ऐसे ही चलती है। जमाना वहां नहीं है जहां तुम हो, इसलिए तुम पिछड़ गए हो। अब टीचर क्या कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है तुम्हें जमाने में लाओ, वापसी करो। बच्चे ख्वाब देख रहे हैं हमें MIT ले ले, हमें वर्ल्ड की सारी यूनिवर्सिटी मैक्स प्लांक भी बुला ले, और हम सोच रहे हैं हमें पार्क वाले ले जाएं, और पता है किसी की भी ना। अब तो मायूस हो गए, मायूस थोड़ी हो, मायूसी थोड़ी है उसका विकल्प। कहो सर हमें नहीं आता पर सीख रहे हैं, अभी हमारी प्रयास जारी है, कुछ बड़ा करेंगे, जरूर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे एप्लीकेशंस में चाय के लिए जा रहा हूँ, 1 कप चाय पी लूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, शुरू करते हैं फिर आगे। ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।